हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। तो आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड एग्ज़ाम क्लास 10th 2025-26 साइंस के लिए साइंस का 8वां चैप्टर अनुवांशिकता एवं जैव विकास के लिए 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों लेकर आए हैं। इससे पहले साइंस के 7 चैप्टर्स के लिए हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs करवा दिए हैं। अगर आप सभी लोगों ने वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाकर देख लीजिए और साथ ही स्टडी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की यहाँ पर वीडियोस आती रहती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि पहला प्रश्न दिया हुआ है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी से, चिंपैंजी से, मकड़ी से या फिर जीवाणु से? तो विकासीय दृष्टिकोण से हमारी मतलब मानव की अधिक समानता किससे है? तो चिंपैंजी से अधिक समानता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किसके द्वारा लिखी गई है? वॉइसमैन के द्वारा, लेमार्क के द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा या फिर इनमें से सभी के द्वारा? तो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, प्रत्येक जनन कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी है 20, ऑप्शन डी 25। तो जनन कोशिका में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब कि 46 क्रोमोसोम। 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मानव के क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 42, ऑप्शन सी 46, ऑप्शन डी 40। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46। और जोड़ी में अगर पूछेगा तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम हो जाएंगे। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जनन कोशिका में गुणसूत्र की कितनी प्रतिकृतियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1। जनन कोशिका में गुणसूत्र की एक ही प्रतिक्रिया है। पुरुषों में X और Y पाया जाता है और स्त्रियों में X और X क्रोमोसोम पाया जाता है। यही एक ही प्रकार की प्रतिक्रिया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जब नर युग्मक 23 गुणसूत्रों के साथ 23 गुणसूत्रों वाले मादा युग्मक के साथ संलयन करता है तो उत्पन्न युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या होती है। ऑप्शन ए 46, ऑप्शन बी 48, ऑप्शन सी 40 या फिर ऑप्शन डी 42। तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा 46 जोड़ी। 46 क्रोमोसोम और 23 जोड़ी हो जाएंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मानव के लिंग गुणसूत्र कौन से हैं? ऑप्शन ए XY, ऑप्शन बी XX और ऑप्शन सी है A और B दोनों, ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो मानव में कौन आ जाएगा? स्त्री भी आ जाएंगी और पुरुष भी आ जाएंगे। मानव में स्त्री व पुरुष दोनों आ जाएंगे। तो पुरुष में X और Y क्रोमोसोम पाया जाता है और स्त्रियों में X और X क्रोमोसोम। तो लिंग गुणसूत्र कौन कौन से हो जाएंगे? दोनों हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी A और B दोनों। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY उपस्थित है तो उस व्यक्ति का लिंग क्या होगा? ऑप्शन ए पुरुष, ऑप्शन बी स्त्री, ऑप्शन सी A और B दोनों, ऑप्शन डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। अगर किसी व्यक्ति में लिंग गुणसूत्र XY है तो अगर XY है तो वो पुरुष होगा और अगर XX है तो फिर वो स्त्री होगी। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, संतान का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए माता से प्राप्त गुणसूत्र पर, ऑप्शन बी पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर, ऑप्शन सी है दोनों से प्राप्त गुणसूत्र पर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो संतान का लिंग निर्धारण पिता से प्राप्त गुणसूत्रों पर निर्भर करता है। पिता से प्राप्त गुणसूत्र कौन कौन से हैं? X और Y। अगर और माता से प्राप्त X और X, तो माता कौन सा दे सकती है? केवल X क्रोमोसोम। अब पिता अगर X क्रोमोसोम देंगे तो कौन सा बन जाएगा? स्त्री हो जाएगी। और अगर पिता कौन सा देते हैं? Y क्रोमोसोम देते हैं तो XY, यानी कि वो बेटा बन जाएगा। तो पिता से प्राप्त गुणसूत्र पर संतान का लिंग निर्धारण निर्भर करता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगले प्रश्न में दिया हुआ है, अगर संतान को पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत है तो उसका लिंग क्या होगा। माता से कौन सा प्राप्त होता है, हमेशा एक्स ही होगा। और पिता से अगर इसमें बोला है एक्स प्राप्त हो रहा है तो उसका क्या है, लिंग निर्धारण क्या होगा। तो एक्स और एक्स किसका होता है, स्त्री का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए एक्स वाई, ऑप्शन बी एक्स एक्स, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्त्रियों में एक्स और एक्स लिंग गुणसूत्र होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन ए मंडल ने, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन ने, ऑप्शन सी जगदीश चंद्र बोस ने, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल ने प्रतिपादित किया था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, परिस्थितियों के कारण जीव अपने आप में जो परिवर्तन लाते हैं वह कहलाती है। ऑप्शन ए अनुकूल परिवर्तन, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन परिवर्तन, ऑप्शन सी पुनर्योग परिवर्तन, या फिर ऑप्शन डी अनुवांशिक उत्परिवर्तन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुकूल परिवर्तन। परिस्थितियों के कारण जीव अपने में जो परिवर्तन लाते हैं वो अनुकूल परिवर्तन होते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जो जीव अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर पाते हैं, प्रकृति की यह घटना कहलाती है। ऑप्शन ए अनुवांशिक विभिन्नता, ऑप्शन बी अनुवांशिक पुनर्योग, ऑप्शन सी प्राकृतिक चयन, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अब प्रकृति की घटना है तो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक चयन कहलाएगी। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, डार्विन का सिद्धांत क्या बतलाता है। ऑप्शन ए सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण, ऑप्शन बी लक्षणों की पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगति, ऑप्शन सी पृथ्वी के उत्पत्ति, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो डार्विन का सिद्धांत सरल जीवों से जटिल जीवों का निर्माण यही बतलाता है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, वैसे जीव जो आपस में प्रजनन करके अपनी जैसी संतान उत्पन्न कर पाते हैं वे क्या कहलाते हैं। एक जाति कहलाते हैं, एक प्रजाति कहलाते हैं, एक प्राणी कहलाते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। जो जीव प्रजनन करके अपनी जैसी संतान उत्पन्न करते हैं वे एक प्रजाति कहलाते हैं। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, आपस में प्रजनन करने वाले जाति समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए जाति उद्भव, ऑप्शन बी आबादी, ऑप्शन सी प्रजाति, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब नर युग्मक मादा युग्मक ये दोनों आपस में प्रजनन करते हैं तो जो संतान उत्पन्न होती है उसके समूह को हम लोग आबादी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति समान है लेकिन कार्य के संपादन में भिन्नता है वे क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी जीवाश्म, या फिर ऑप्शन सी असमजात अंग, और इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे अंग जिनकी संरचना और उत्पत्ति क्या है, समान है, वे अंग समजात अंग कहलाएंगे, हमेशा समजात अंग कहलाएंगे। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में क्या हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी असमजात अंग, ऑप्शन सी अवशेषी अंग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य और गाय के अग्रपाद आपस में समजात अंग होते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, पक्षी और तितली के पंख कैसे अंग हैं। ऑप्शन ए समजात अंग, ऑप्शन बी असमजात अंग, ऑप्शन सी अवशेषी अंग, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो पक्षी और तितली के पंख ये दोनों आपस में असमान होते हैं, इसलिए ये दोनों असमजात अंग होंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष चिन्हों को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए समजात अंग कहते हैं, ऑप्शन बी असमजात अंग कहते हैं, ऑप्शन सी जीवाश्म कहते हैं, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो पत्थरों पर प्राचीन जीवों के अवशेष होते हैं उनको हम लोग जीवाश्म कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका क्या है। ऑप्शन ए रेडियो कार्बन काल का निर्धारण,
ऑप्शन बी समस्थानिक अनुपात, ऑप्शन सी सापेक्ष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवाश्म की आयु ज्ञात करने का तरीका ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं। ये तीनों ही जीवाश्म की आयु ज्ञात करने के तरीके नहीं है। राइट आंसर फिर हमारा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जब जीवों की उत्पत्ति हुई थी उससे पहले पृथ्वी पर ये भी था, ये भी था, ये भी था। तो इसमें से पूछा है क्या नहीं था, तो इसमें ये तीनों थे, मतलब कि राइट आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें इन तीनों ऑप्शन में ऐसा कुछ है ही नहीं जो नहीं था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? पहला प्रश्न क्या था, कौन मनुष्य के समान है? तो चिंपैंजी समान है। अब मनुष्य और चिंपैंजी में समानता क्या है? ऑप्शन ए चिंपैंजी मनुष्य के पूर्वज हैं, ऑप्शन बी मनुष्य ही चिंपैंजी के पूर्वज हैं, दोनों के पूर्वज समान थे, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य और चिंपैंजी में क्या समानता है? तो दोनों के पूर्वज समान थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था? मानव का उद्भव कहाँ से हुआ? ऑप्शन ए अमेरिका से, ऑप्शन बी एशिया से, ऑप्शन सी अफ्रीका से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मानव का उद्भव अफ्रीका महाद्वीप से हुआ था। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, संसार मानव की कितनी प्रजातियां हैं? संसार में मानव की कितनी प्रजातियां हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या फिर ऑप्शन डी 4। तो संसार में मानव की केवल एक ही प्रजाति है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक प्रजाति। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति कैसे हुई है? ऑप्शन ए जीनोटाइप द्वारा, ऑप्शन बी गुणसूत्रों से, ऑप्शन सी क्रमिक विकास से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवों के जटिल अंगों की उत्पत्ति क्रमिक विकास द्वारा हुई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, कौन सा अति प्राचीन प्राणी वर्तमान की विषम पर्यावरण वाले स्थान में आज भी जीवित है? ऑप्शन ए डायनासोर, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, या फिर ऑप्शन डी पक्षी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाणु। जीवाणु एक बहुत ही प्राचीन वर्तमान एवं विषम पर्यावरण वाले स्थानों में आज भी जीवित है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, जीवन की उत्पत्ति किससे हुई है? ऑप्शन ए अजैव पदार्थों से, ऑप्शन बी प्रोटोप्लाज्म से, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जीवन की उत्पत्ति अजैव पदार्थों से हुई है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दिया हुआ है, मेंडल का प्रथम नियम क्या है? ऑप्शन ए पृथक्करण का नियम, ऑप्शन बी मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, ऑप्शन सी जैव विकास का नियम, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मेंडल का प्रथम नियम है पृथक्करण का नियम। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो अगर आप सभी लोगों को फ्रेंड्स आज की वीडियो अच्छी लगी है, आज के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs अच्छे लगे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 की तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।